हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में समझाया था कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डिवेंचर। उसमें हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मीनिंग समझी थी, उसके सोर्सेज देखे थे और उसके सोर्सेज में से हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डिवेंचर पढ़ा हुआ था। तो कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डिवेंचर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। तो पहले इसको समझेंगे, समझने के बाद इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर किसे कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है दीज आर द डिवेंचर्स विच आर रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये वो डिवेंचर होते हैं जिनका पैसा कंपनी अपने लाइफ टाइम में ही लौटा देती है, यानी कंपनी वाइंडिंग अप से पहले इन डिवेंचर्स का पैसा लौटा देती है, रिडीम कर देती है। तो ऐसे डिवेंचर जिनका पैसा कंपनी लाइफ टाइम में ही लौटा देती है, कंपनी बंद होने से पहले, उन्हें हम कहते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। सेकेंड पॉइंट कह रहा है द प्रिंसिपल अमाउंट इज रिडीम बैक टू द होल्डर ईदर एट पार और एट प्रीमियम और इवन एट डिस्काउंट। जो अमाउंट है डिबेंचर की वो पार वैल्यू पर भी लौटाई जा सकती है, प्रीमियम पे भी लौटाई जा सकती है और डिस्काउंट पर भी लौटाई जा सकती है। यानी डिबेंचर का रिडेम्पशन हम पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट कह रहा है रिडीमेबल डिबेंचर में ऑल्सो बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ऊपर वाले पॉइंट में रिडेम्पशन के बारे में बोल रहे थे, यहाँ इशू के बारे में बता रहे हैं कि अगर कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर इशू कर रही है तो वो रिडीमेबल डिबेंचर को पार वैल्यू पे भी इशू कर सकती है एट पार, प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है। तो दोनों ही चीज हो सकती हैं। कंपनी इशू भी कर सकती है तीनों कंडीशन में और रिडीम भी कर सकती है तीनों कंडीशन में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनका पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में लौटा देती है। कंपनी रिडीमेबल डिबेंचर को तीनों कंडीशन यानी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू भी कर सकती है और तीनों ही कंडीशन में यानी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इनका रिडेम्पशन भी कर सकती है, पैसा लौटा भी सकती है। फिर यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है देयर विल बी सम फ्लोटेशन कॉस्ट एज वेल। यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट भी रहती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? डिबेंचर्स को इशू करते टाइम जो कुछ खर्चे हो जाते हैं कंपनी के, उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। इनकी वजह से हमारे डिबेंचर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब भी कंपनी किसी भी तरह का स्टॉक इशू कर रही होती है, कोई शेयर इशू कर रही है या डिबेंचर को इशू करते टाइम कुछ खर्चे होते हैं जो हमारे जो भी स्टॉक है, जो भी डिबेंचर है, शेयर, उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, उसकी कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। ऐसे खर्चों को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपको नेट प्रोसीड में से माइनस कर देने होते हैं, बस इनका इतना ही सा काम होता है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर निकालने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू आईपी, आईपी का मतलब इंटरेस्ट पेबल प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइडेड बाय एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमने एमवी एनपी आईपी बोल दिया। अब इसके मतलब समझते हैं कि ये होते क्या है। तो देखिए ये जो सी डी यहाँ पे लिखा है इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। ये जो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करते हैं डिबेंचर की कॉस्ट निकालने के लिए, ये हमेशा बिफोर टैक्स होता है, चाहे आप परपेचुअल का केस अप्लाई कर रहे हो या रिडीमेबल केस अप्लाई कर रहे हो। आईपी का मतलब होता है इंटरेस्ट पेबल, यानी जितना आप अपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। एमवी का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू, यानी जब आप डिबेंचर का पैसा लौटाएंगे तो उस टाइम पे कितना पैसा देंगे। यानी आप प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम ऐड कर लेंगे पार वैल्यू में, डिस्काउंट पे रिडेम्पशन कर रहे हैं तो पार वैल्यू में डिस्काउंट माइनस कर देंगे, और अगर आप पार वैल्यू पे रिडेम्पशन कर रहे हैं तो आपकी पार वैल्यू ही मैच्योरिटी वैल्यू कहलाएगी। तो एमवी का मतलब क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी वैल्यू, उसमें से माइनस करा जाएगा एनपी। एनपी का मतलब नेट प्रोसीड, यानी डिबेंचर को इशू करते टाइम जितना पैसा आपको मिल रहा है वो कहलाएगा नेट प्रोसीड। डिवाइड देना है एन से। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। एन का मतलब क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स। मान लेते हैं आपको 10 साल बाद डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करना है, तो यहाँ पे 10 साल क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी पीरियड। इसे हम एन से डिनोट करेंगे, एन की जगह पे रख देंगे 10। फिर अपॉन में रखना है एमवी प्लस एनपी अपॉन 2। एमवी का मतलब मैच्योरिटी वैल्यू प्लस एनपी का मतलब नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे को सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ताकि हमारा आंसर परसेंटेज में आ जाए। तो ये हमने फॉर्मूला बता दिया है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स का। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअल में वैल्यूज को क्वेश्चन में कैसे पुट किया जाता है और कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं जेड लिमिटेड इशूड अ न्यू 10% डिबेंचर ऑफ 1000 पार वैल्यू
to be redeemed after 10 years. Debentures have been issued at par. कंपनी है, 1,000 रुपए के डिबेंचर हैं और इनको पार वैल्यू पर इशू किया हुआ है। ठीक है, तो डिबेंचर्स की यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। बोल रहे हैं जेड लिमिटेड ने इशू करे हैं 1,000 के डिबेंचर और इनका रिडेम्पशन 10 साल बाद होना है। डिबेंचर्स हैव बीन इशूड एट पार, डिबेंचर्स को पार वैल्यू पर इशू किया गया है। तो पार वैल्यू कितनी है डिबेंचर की? पार वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 1,000। 10 साल बाद इनका रिडेम्पशन करना है तो एन हो गया 10 ईयर्स। 10% डिबेंचर के नाम के आगे परसेंटेज लगी है, तो डिबेंचर के नाम के पहले जो परसेंटेज लगी होती है ये इतना ही हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो आईपी कैलकुलेट कर लेते हैं 10% ऑफ पार वैल्यू। पार वैल्यू है 1000, 1000 का 10% आ जाएगा 100। 1,000 पार वैल्यू, इसका 10% निकालेंगे 100 रुपए, ये आ गया इंटरेस्ट पेबल। फिर कह रहे डिबेंचर्स हाउएवर फ्लोटेशन कॉस्ट अमाउंट्स टू 4%। फ्लोटेशन कॉस्ट है यहाँ पर जो खर्चे हो रहे हैं इशू करते टाइम वो है 4%। तो फ्लोटेशन कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं आपके लिए। फ्लोटेशन कॉस्ट ये दी हुई है 4%। किसी भी तरह की कॉस्ट की अगर या एक्सपेंसेस की परसेंटेज दी है तो उनको हमेशा पार वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। पार वैल्यू यहाँ पर 1000 है, तो 1000 का 4% कैलकुलेट करेंगे, ये निकल कर आ जाएगा 40। इसे आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या आ गई? 40। अब आगे कह रहे हैं फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कंपनीज टैक्स रेट इज 50%। देखिए यहाँ पर कुछ बताया नहीं जा रहा है हम लोगों को कि डिबेंचर का रिडेम्पशन कैसे कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये पार वैल्यू पर ही रिडेम्पशन कर रहे हैं क्योंकि किसी भी तरह के डिस्काउंट या प्रीमियम का क्वेश्चन में जिक्र नहीं हुआ है। तो पार वैल्यू हमें दी है, एन आ गया, आईपी आ गया यानी इंटरेस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट पता चल गई। दो चीजें पता करनी है हमको, और एक हमें नेट प्रोसीड पता होनी चाहिए, दूसरी हमें मैच्योरिटी वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, हमको जो हमारा रिडीमेबल डिबेंचर का केस होता है वहां पर 4 चीजों का पता होना चाहिए। एक तो हमें एन का पता होना चाहिए, दूसरा हमें मैच्योरिटी वैल्यू का पता होना चाहिए, तीसरा हमें नेट प्रोसीड का पता होना चाहिए, और चौथा हमें आईपी यानी इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। इन 4 चीजों का हमें पता होना जरूरी है रिडीमेबल डिबेंचर के केस में। तो देखिए एन हमें मिल गया है और इंटरेस्ट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, बचा एमवी और एनपी, इन दोनों को भी निकाल लेते हैं। तो एनपी निकालते हैं। सबसे पहले एनपी क्या होता है? पार वैल्यू में से अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो हम ऐड कर देंगे। डिबेंचर हम जिस वैल्यू पे इशू कर रहे हैं वो हमारा नेट प्रोसीड कहलाएगा, जो पैसा हमें एक्चुअल में हमारे हाथ में आ रहा है। तो अगर हम पार वैल्यू पे इशू कर रहे हैं तो पार वैल्यू ले लेंगे। प्रीमियम पर आप डिबेंचर को इशू कर रहे हो तो प्रीमियम ऐड कर लेना पार वैल्यू में, और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो पार वैल्यू में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। और अगर किसी तरह की कोई एक्सपेंसेस है, किसी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है तो वो यहां से माइनस हो जाएगी और निकल कर आ जाएगा नेट प्रोसीड। तो पार वैल्यू हमारे डिबेंचर की है 1000 और फ्लोटेशन कॉस्ट है 40। 1000 माइनस 40 ये निकल कर आ जाएगा 960। तो नेट प्रोसीड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए 960। ये नेट प्रोसीड भी आ गए। हम निकालते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी यानी मैच्योरिटी पीरियड 10 साल बाद इनको रिडीम करना है डिबेंचर्स को, तो 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट होने के बाद जिस वैल्यू पे हम रिडेम्पशन करेंगे उसे हम कहेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है, इस बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं और ना ही प्रीमियम और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो हम ये मान लेते हैं कि हम पार वैल्यू पे ही रिडेम्पशन कर रहे हैं। तो हमारी जो पार वैल्यू होगी वही हमारी मैच्योरिटी वैल्यू कहलाएगी। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स is equals to interest payable plus maturity value minus net proceed divided by n, divided by maturity value plus net proceed upon 2 multiply by 100। वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सबसे पहले हमें लेना है इंटरेस्ट पेबल, तो इंटरेस्ट देखते हैं कितना मिल रहा है। इंटरेस्ट पेबल देखिए हमारा निकल कर आया था 100 रुपीज, तो यहाँ पे हम रख देंगे 100 प्लस का साइन लगाएंगे। मैच्योरिटी वैल्यू में से नेट प्रोसीड माइनस करना है। मैच्योरिटी वैल्यू हमारे पास 1000 है और नेट प्रोसीड है 960। 1000 में से माइनस कर देंगे 960 और डिवाइड दे देंगे n से। n है जितना टाइम बाद हमें रिडेम्पशन करना है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था n हमारा है 10, 10 साल बाद रिडेम्पशन करना है, तो n यहाँ ले लेंगे 10। डिवाइड में रखना है मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2।
मैच्योरिटी वैल्यू है 1000, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रोसीड है 960 और डिवाइड दे देंगे 2 से। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो 100 है इसे सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। 100 प्लस, इनको सॉल्व करते हैं। 1000 में से 960 माइनस करेंगे, आ जाएगा 40। 40 में 10 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 4। 1000 में 960 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 1960 और डिवाइड में है 2, तो 2 से डिवाइड दे देंगे, ये निकल कर आ गया 980 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 में 4 ऐड करेंगे, ये हो गया 104 अपॉन 980 मल्टीप्लाई बाय 100। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 104 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 980, ये निकल कर आ गया 10.61%। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स निकल कर आया है 10.61%। ये तो बिफोर टैक्स है। अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट दिया हुआ है तो आप आफ्टर टैक्स भी निकाल लेंगे। यहां पर क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, तो हम टैक्स रेट 50% की हेल्प से कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये आया था 10.61%। तो जो भी हमारा आंसर आया था, ये जो हमारा आंसर आया था कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स 10.61%, यही हम यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ हमने लिख लिया 10.61%, ब्रैकेट में ले लेंगे 1 माइनस टैक्स रेट। तो टैक्स रेट था हमारा 50%, 10.61%। देखिए 50% को हम 0.50 भी लिख सकते हैं। 1 में से 0.50 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 0.50, मल्टीप्लाई कर देंगे 10.61 मल्टीप्लाई बाय 0.50। आप इसका 50% भी निकाल सकते हैं, ये निकल कर आ गया 5.31%। राउंड ऑफ कर लिया हमने इसको। तो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल आफ्टर टैक्स भी निकल कर आ गया है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल हमारा बिफोर टैक्स भी निकल कर आ गया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल बिफोर टैक्स आया था 10.61% और आफ्टर टैक्स आ गया 5.31%। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर पे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर किसी और टॉपिक में डाउट है आपका तो हमें कमेंट में बताइएगा, और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।